2 लाख का डाउन पेमेंट और 5,000 रुपए की मंथली ईएमआई, ज्यादा से ज्यादा 5 से 6,000 रुपए का फ्यूल कॉस्ट, ये सोच करके काफी सारे लोग गाड़ी खरीद लेते हैं। लेकिन गाड़ी लेने का सपना तो पूरा हो जाता है, लेकिन महीने का खर्चा हम नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से बजट काफी ज्यादा ऊपर नीचे होता है और फिर हमें समझता है कि गाड़ी हमने लेकर गलती कर दी। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं थोड़ी सी रियलिटी आपको दिखाना चाहूंगा और हिडन कॉस्ट की बात करूंगा, जो आपको ये बताएगी कि मंथली आपको कितना अफेक्ट कर रही है एक गाड़ी। अगर जरूरत है बिल्कुल खरीदनी है, अगर नहीं है तो एसी चालू कर दें। तो भाई खर्चे गिनेंगे और समझेंगे कि मंथली हमें कितना मैक्सिमम बजट पकड़ के चलना है और उस हिसाब से हमें कौन सी गाड़ी लेनी है। सबसे पहले आपको चेक करना है जिस भी गाड़ी पर आपका दिल आया हुआ है भाई, उसका रेगुलर मेंटेनेंस कितना खर्चीला होता है। जनरली नई गाड़ियों के अंदर काफी सारी सर्विसिंग फ्री होती है, लेकिन उसके बावजूद भी थोड़े बहुत पैसे देने पड़ते हैं, जैसे ऑयल का खर्चा देना होता है, एयर फिल्टर का खर्चा देना पड़ता है, ऐसे बहुत सारे खर्चे हो सकते हैं। लेकिन आप अगर शोरूम्स पे जाएंगे या फिर किसी के पास वो गाड़ी है और उनसे पूछेंगे तो आपको रियलिटी पता चलेगी। बहुत सारे लोग बोल सकते हैं और इवन सेल्स पर्सन आपसे कह सकता है कि देखिए फर्स्ट सर्विसिंग, फर्स्ट 3 सर्विसिंग तो फ्री है, तो भाई आपको ज्यादा खर्चा नहीं आएगा, बस इसका देना होगा, उसका देना होगा। लेकिन रियलिटी में जो 6 महीने की पहली सर्विसिंग होगी आपकी 10,000 किलोमीटर पर, उस पर बहुत बड़ा सा खर्चा लगेगा। अब ये खर्चा अगर हैचबैक या एसयूवी है तो 3,000 से 7,000 रुपए तक भी हो सकता है। अब अगर आप 7,000 रुपए पे कर रहे हो अपनी सर्विसिंग पर, तो आप एक ईएमआई एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, ये समझ लीजिए। और दूसरी बात ये है कि 7,000 रुपए मतलब फ्री सर्विसिंग तो नहीं हुई ना। और ये खर्चा जनरली किन चीजों में लगा? आपकी गाड़ी का ऑयल डला, अब सिंथेटिक ऑयल है तो थोड़ा महंगा हो जाएगा, आपकी गाड़ी में ब्रेक पैड्स डले, आपकी गाड़ी के अंदर एयर फिल्टर डला, ये सारी चीजें जुड़ करके बढ़िया सा खर्चा आपके लिए निकाल देगी। और आपकी फ्री सर्विसिंग एक पेड सर्विसिंग हो जाएगी, जो शायद आपने नहीं सोची थी खरीदने से पहले। और ध्यान रखना, अगर आपकी गाड़ी में टर्बो इंजन है या फिर ऑटोमेटिक गाड़ी है तो भाई ये खर्चा थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाता है। और हाँ, 1 या 2 साल की वारंटी आपको मिलती है और उसके बाद तो ये खर्चे और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरा, हम लोग जब कैलकुलेट करते हैं ना तो हमें सब हरा हरा देखना होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, कंपनी क्लेम कर रही है 20, मतलब 16 तो मुझे मिल ही जाएगा, इसके हिसाब से इतने इतने रुपए में मेरी गाड़ी चल जाएगी। तो हमने बोला कि भाई 16 से 16 6 के 96, मतलब 6 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से मेरी गाड़ी चल जाएगी। ये मेरा अजम्पशन है और ऐसा ही बढ़िया सा कैलकुलेशन करते हैं, क्योंकि हमारा सपना जो है वो हमें पूरा करना होता है गाड़ी लेने का। लेकिन अगर हम ध्यान दें तो आज के समय में 16 का एवरेज ले पाना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप पेट्रोल गाड़ी दे रहे हो, 12-13 सिटी और हाईवे मिलाकर चलोगे तब जाके आप 12-13 ले पाओगे, अगर आप एक अच्छी खासी लेवल की सेडान या एसयूवी खरीद रहे हो। जनरली हमारा मार्केट एसयूवी की तरफ है, तो जितने भी एसयूवीज है, अगर कोई 16 बोलता है तो मैं बोलूंगा भाई सिर्फ हाईवे पर आपने चलाई है, आप सिटी के अंदर भी जाइए, पता चलेगा। तो ऐसे में आपको कैलकुलेट करना है, क्लेम माइलेज की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखना है, आप रियल टाइम माइलेज निकालिए और जितना माइलेज आपको दिख रहा है ना, 15 या 14 दिखाई दे रहा है, उससे 2 किलोमीटर कम का पकड़ के ही अपना फ्यूल कॉस्ट कैलकुलेट करना, ताकि जब रियल में आपको पैसे देने पड़े तब अखर ना जाए। अब पेट्रोल हो गया लगभग 100 रुपए से ज्यादा, डीजल भी आपको 90 प्लस मिलेगा और सीएनजी भी आपको 90 प्लस मिलेगा। ऐसे में कोई भी फ्यूल आपके लिए यहाँ पर प्रॉफिट पैदा नहीं करेगा। हाँ, सीएनजी में है थोड़ा सा कि भाई माइलेज थोड़ा ज्यादा मिल जाता है, 30 प्लस का माइलेज भी दे देती कंपनी। लेकिन अगर आप एक एसयूवी ही खरीद रहे हो, मान के चलिए आप नेक्सॉन एसयूवी खरीद रहे हो, तो 24 से 26 का माइलेज आप वहां पर निकाल पाएंगे और उसके हिसाब से कॉस्ट कैलकुलेट कीजिए कि भाई कितना खर्चा आपको फ्यूल में लगेगा। और अगर आप पर मंथ 1000 किलोमीटर चल लेते हैं तो ये भी याद रखिए कि भाई कम से कम 6 से 9,000 रुपए आपकी गाड़ी पर आपको खर्च करने पड़ेंगे। इसमें और भी चीजें आएगी। अब ये तो सिर्फ पेट्रोल कॉस्ट हो गया, अभी तो हमने गिना नहीं है कि भाई और भी चीजें कहां कहां पर पैसे आपके लगने वाले हैं। और ध्यान रहे, क्योंकि कार मार्केट आज के समय में टर्बो इंजन की तरफ ज्यादा बढ़ रहा है, तो छोटे छोटे इंजन में टर्बो लगे हुए थे जो कि माइलेज को और कम करते हैं। तो हर बार तो ऐसा नहीं होगा ना कि आप बहुत प्यार से अपनी गाड़ी चलाएंगे, हो सकता है कभी कभी आप वो टर्बो का इस्तेमाल भी करना चाहेंगे और ऐसे में आपका माइलेज और ज्यादा घट जाता है। 6 से 7 का माइलेज भी देखा है मैंने। अब बात करते हैं इंश्योरेंस की। अभी हमें लगता है कि यार वो तो 1 साल बाद देना पड़ेगा ना, क्योंकि अभी तो फिलहाल गाड़ी की कीमत में ही इंक्लूडेड है। भाई 1 साल बाद आपको 2 ईएमआई एक्स्ट्रा पे करनी पड़ेगी, इतना तो लिख लीजिए। अगर आपने 5,000 की बनवाई है तो लगभग 15,000 के आसपास वो खर्चा आएगा। और अगर आपने उस पर एड ऑन्स भी डलवाए हैं, जैसे जीरो डेप तो आजकल डाल के दे ही देते हैं, कंपनी वाले खुद ही बोलते हैं कि आप जीरो डेप ले लीजिए, लेकिन उसके अलावा भी आपने एड ऑन्स डलवाए हैं तो उनका भी खर्चा बढ़ते 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 आपको एक अच्छा खासा बजट बनता है। और 1 से 2 ईएमआई आप एक्स्ट्रा देते हो जब रिन्यूअल का टाइम आता है। तो इस कॉस्ट को भी अगर आप पूरे साल में पसारेंगे, हर एक महीने में डिवाइड करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आपकी ईएमआई कॉस्ट कितनी हो गई है। इसके अलावा इंजन कवर होता है, रोड साइड असिस्टेंट होता है, उन सभी का खर्चा भी आपको देना होता है। हालांकि बहुत सारे लोग जो है एक्सटेंडेड वारंटी नहीं लिया करते हैं। लोगे तो थोड़ा ज्यादा इजी पड़ जाता है, क्योंकि रोड साइड असिस्टेंट आपको मिल जाता है। कभी कभी अगर इंजन के पार्ट्स वगैरह कुछ खराब है तो उसमें अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है, बट वो आपके ऊपर है, आपको लेना है नहीं लेना है। अगर आप ले रहे हो तो 20 से 22,000 रुपए वहां पर भी एक्स्ट्रा लगते हैं, ये भी चीजें याद रखिए। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों को कमेंट में आना होगा कि भाई हम तो बाहर से इंश्योरेंस लेते हैं क्योंकि कंपनी वाले महंगे होते हैं। एक बात मैं हर बार बोलता हूं कि आपने बाहर से इंश्योरेंस तो ले लिया, लेकिन हम लोग ऑनलाइन जाकर के चेक करते हैं, हम लोग किसी और कंपनी से लेते हैं, लेकिन मैंने हर बार देखा है कि जब इंश्योरेंस क्लेम करने की बारी आती है तो अगर आपने अपने डीलर के पास से इंश्योरेंस लिया है, भाई काफ़ी इजी हो जाता है। अगर आपने किसी और आफ्टर मार्केट कंपनी से लिया है, प्रॉब्लम देगा वो, मतलब हो सकता है कि बहुत
ईजी हो या सीमलेस प्रोसेस उनका भी हो, जरूरी नहीं है, सबका होता है। वो लोग थोड़ा सा फ्रिक्शन क्रिएट होता है डीलरशिप और उनके बीच में, और आपकी गाड़ी आपको मिलने में थोड़ा डिले होता है। तो मैं कहूंगा कि डीलर के पास 1-2 हज़ार रुपये ज़्यादा दे देना, ईजी पड़ता है। अल्टीमेटली आप कन्वीनियंस के लिए यही चीजें कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक्स्ट्रा पे कर दो, बस ये कह रहा हूँ कि वो भी कोई गलत नहीं कर रहे हैं। अब बात करते हैं डेली वियर एंड टीयर की। अभी तक तो हमने बात कर ली भाई महीने में इतना खर्चा आ जाएगा, फ्यूल का कॉस्ट हो जाएगा, ईएमआई हो जाएगा, लेकिन रोज रोज भी तो कुछ ना कुछ गाड़ी का क्षय हो रहा है जो आपको नहीं पता है। तो भाई ऐसे में जनरली हम टायर्स गिन लेते हैं कि हाँ चलो 20 से 40 हज़ार के बीच में कहीं पर मेरे टायर खराब होंगे जो कि मुझे डलवाने पड़ेंगे, और ये खर्चा मुझे 20 से 30 हज़ार रुपए के बीच में आएगा। ठीक है, वो कॉस्ट पकड़ ली। 20,000 किलोमीटर, अब अगर मंथली 1,000 किलोमीटर चलते तो आपके 1.5 साल में कंप्लीट हो जाएंगे। मतलब 1.5 साल बाद आप टायर चेंज कर रहे होंगे या 2 साल के बाद आप टायर चेंज कर रहे होंगे, ये याद रखिए। तो वो खर्चा भी आपके ऊपर बड़ा पड़ने वाला है। और 2 से 3 साल में आपकी गाड़ी की बैटरी भी चेंज होगी, जिसका खर्चा 3 से 8 हज़ार रुपए के आसपास आएगा। बाहर से डलवाओगे थोड़ा सस्ता पड़ सकता है, डीलर के पास थोड़ी सी स्लाइटली आपको महंगी पड़ सकती है, जो भी आपको करवानी है, लेकिन 3 से 8 हज़ार रुपए तक का खर्चा यहाँ पर बैटरी का भी आपको आएगा ही। 3 से 4 साल में आता है। बाद में एसी सर्विसिंग हो गई, सस्पेंशन रिपेयरिंग हो गई, ये सारी चीजों में भी लगभग 5 से 6 हज़ार रुपए का खर्चा आएगा, अगर वारंटी आपने एक्सटेंडेड नहीं ली थी तो। अगर लेते हो तो 20-25 हज़ार देने पड़ेंगे, नहीं लोगे तो ये छोटे छोटे खर्चे आपके 20 हज़ार रुपए निकाल ही लेंगे, ये समझ के चलिए। साथ में कुछ एक खर्चे होते हैं जो कि हम लोग कभी भी काउंट नहीं करते, जैसे कार वॉशिंग का खर्चा हम कभी भी काउंट नहीं करते। आप करिए, महीने में 2 बार तो कार धुलवाएंगे ना, और अगर आप सिर्फ आउटर बॉडी धुलवा रहे हो तो भी आज का उसका खर्चा 150 से 200 रुपए होता है मिनिमम। अगर आप किसी अच्छे कार वॉशिंग सेंटर पे जाओगे तो 400 रुपए लग जाएगा। और अगर आपको कभी अंदर से बाहर से पूरी गाड़ी अच्छे से क्लीन करवानी रही तो आप कम से कम 800-900 रुपए तो दे ही देंगे। हाँ, सर्विस सेंटर पर अगर आप सर्विसिंग करवाते हैं तो भी कार वॉशिंग का खर्चा आता है, लेकिन इसको काउंट करना जरूरी है, क्योंकि आपको नहीं पता आपको कब कार वॉशिंग करवानी पड़ रही है। साथ में क्योंकि अब आप एक हाथी पे बैठकर चल रहे हैं, तो आप जहां भी इसे पार्क करोगे वहां पर आपको कुछ खर्चा देना पड़ता है। जनरली बाइक्स के लिए छोटी छोटी पार्किंग होती है शहरों में, लेकिन अगर आप शहर में गाड़ी लेकर के जाते हैं तो आपको पार्किंग खर्चा देना पड़ता है, जो कि मिनिमम 50 रुपए से लेकर के फिर तो 1000 रुपए तक भी चला जाएगा। अगर आप मल्टी स्टेप पार्किंग वगैरह में जा रहे हैं तो वो आपके ऊपर है, कितने घंटे आपको गाड़ी खड़ी करनी है, कहां पर रहना है, किस जगह पर जाना है, किस लोकेशन पर आप जा रहे हैं, वहां पर भी थोड़े बहुत खर्चे आते हैं जो कि हम नहीं काउंट करते, लेकिन ये खर्चे हुए हैं क्योंकि आपके पास एक कार है, तो इनको भी इंक्लूड करना पड़ेगा। और साथ में अगर आपने गाड़ी ली है तो आप बहुत ही शरीफ हैं, ये जरूरी नहीं है, हो सकता है कि कभी ना कभी आपका चालान फटे, तो उसका भी एक बजट रख लेना 4-5 हज़ार रुपए का, कि भाई हो सकता है कि कभी ना कभी पड़ सकता है, पड़ जाए। साथ ही साथ आपकी गाड़ी के जो वाइपर ब्लेड्स हैं उनकी उम्र बहुत ज्यादा नहीं है, वो भी कभी बदलने पड़ेंगे, और मिनिमम खर्चा उसमें 400 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक आता है। अब अगर फ्लैट ब्लेड लगवा रहे हो तो थोड़ा सा महंगा पड़ जाएगा, सिंपल वो कन्वेंशनल टाइप के लगा रहे हो तो उसमें थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा, लेकिन 400-500 रुपए का खर्चा आपको मिनिमम आने ही वाला है। अगर रियर वाइपर भी है तो फिर भाई थोड़ा सा खर्चा और बढ़ जाएगा। एसी की गैस रिफिल का खर्चा थोड़ा सा एक्स्ट्रा दे देगा जब आप सर्विसिंग पे लेकर जाओगे, और टायर्स तो आपको बता ही चुका हूं। तो ये सारे खर्चे क्या होता है ना, जनरली लोग नहीं इंक्लूड करते, क्योंकि बोलते हैं ठीक है ये तो मतलब बहुत बड़े लंबे पीरियड में ये चीजें बार बार खर्चा लेकर आती है, तो आपको नहीं समझ में आता है। बट एक्चुअली ये सारी चीजें इसलिए है क्योंकि आपने कार खरीदी है, तो ये इंक्लूड करना पड़ेगा। अब अगली जो कॉस्ट है वो गाड़ी लेने के नहीं बल्कि गाड़ी बेचने से संबंधित है, ये है रीसेल वैल्यू। जनरली जब आप गाड़ी खरीदते हो उसके 1 साल बाद ही गाड़ी की वैल्यू 20 से 25% तक गिर जाती है। अगर आप और 2-3 साल चला लोगे तो गाड़ी की वैल्यू 50% पर आ जाती है। और रीसेल वैल्यू उन्हीं ब्रांड्स की अच्छी मिलती है जो हाई रिलायबिलिटी दिखाते हैं और जिनका मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम होता है, जैसे कि मारुति या टोयोटा। क्योंकि मारुति का मेंटेनेंस कॉस्ट काफी कम होता है तो यहाँ पर आपको रीसेल वैल्यू अच्छी खासी मिल जाती है, लोग चलाना पसंद भी करते हैं इन गाड़ियों को। लेकिन अगर आपने कोई बहुत ही अच्छे ब्रांड की गाड़ी ले ली थी जिसमें आपको फीचर्स बहुत ज्यादा मिल गए थे वगैरह वगैरह वगैरह, तो आपको रीसेल वैल्यू थोड़ी सी और कम मिलेगी, जो कि फिर आपको बोलेगा कि आपके बहुत पैसे बर्बाद हो गए। इस पूरे वीडियो का सिर्फ एक ही मतलब था कि अगर आप गाड़ी लेने जा रहे हो तो आंखें खुली रखो कि क्या कुछ खर्चे सामने आएंगे। ये मत सोचो कि यार डाउन पेमेंट इतना है, ईएमआई इतनी है और पेट्रोल कॉस्ट इतना आएगा और मैं तो कर लूंगा। जब आप गाड़ी ले लेते हैं उसके बाद बहुत सारी हिडन कॉस्ट निकलती है, छोटी छोटी चीजें निकलती है। कभी हो सकता है बाजू वाला आईना आपको तोड़ के चला गया तो आपको वो खर्चा निकल के आ जाए, कभी किसी ने स्क्रैच मार दी वो खर्चा निकल के आ जाए। छोटी सी चीज है, हमें लगता है कि बहुत ही इजीली निकल जाएगी, बट अगर एक बहुत ही डीप स्क्रैच भी आपके दरवाजे पर पड़ता है तो दोस्तों उसकी पेंटिंग डेंटिंग का खर्चा बहुत महंगा होता है। और या फिर आप करवा रहे होते हैं वो रिपेंटेड दिखाई देता है, या फिर आप नहीं करवाते हैं और वो स्क्रैच दिखाई देता है। तो जनरली जब गाड़ी लेते हैं मैंने लोगों को सिरेमिक कोटिंग पर खर्चा हुआ करते हुए देखा है, ग्राफीन कोटिंग पर खर्चा करते हुए देखा है कि उनका पेंट सही सलामत रहे, और फिर एक स्क्रैच ना बहुत कुछ नाश कर देती है। तो ये सारी चीजें कैलकुलेट कीजिए, उसके बाद आप गाड़ी लेने जाइए, या फिर थोड़ा सा बजट लो करके दूसरी गाड़ी की तरफ जाइए जो कि आपको इन हिडन कॉस्ट्स में बहुत ज्यादा परेशान ना करे। आई होप मैंने एक पॉइंट क्लियर किया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।